हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप होंगे स्वस्थ, मस्त और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें होंगे व्यस्त। शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम हमारी केमिस्ट्री की जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 को हम पढ़ रहे थे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पिछला कुछ छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज वहां मिल जाएंगे, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए और अब वापस आ जाइए। जो हम बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बच्चों, यदि आपने पिछला वीडियोस देखा है इस चैप्टर का तो आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास कार्बन जो है वो भर भर के मौजूद। क्या ये बात आपने नोटिस की थी? मैंने आपको बताया भी था यदि आपने वीडियो देखा है। तो जो कार्बन है वो हर जगह है। हर जगह मतलब एटमॉस्फेयर में है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन, अर्थ क्रस्ट, लिथोस्फीयर, कुछ भी बोल लीजिए, क्या उस पर है? यस, कार्बोनेट के फॉर्म में। क्या पानी के अंदर कार्बन था? भूल तो नहीं गए? था। वही बात बताइए ना, कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और बॉडी के अंदर लगभग 80% आपकी बॉडी का जो वेट है वो भी किसके कारण था? कार्बन के कारण। कैसे? आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आप फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, हाँ या ना? जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सब कार्बन से बनी हुई है मैक्सिममली। ये बात हमने अच्छे से डिस्कस भी की थी। अब मुद्दा ये है कि यार इतनी जगह कार्बन मौजूद है, इसका मतलब कार्बन खास है। कार्बन खास क्यों है? क्योंकि भाई साहब कार्बन को दोस्ती करना है बड़ा पसंद, और कार्बन की इसी दोस्ती के चक्कर में कार्बन का नेचर वर्सेटाइल हो गया। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में कोई बच्चा होता है ना जो हर काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है, लोगों के साथ गपशप भी कर रहा है, म्यूजिक भी कर रहा है, मतलब जितने काम हो सकते थे सारे कर रहा होता। तो आप क्या बोलते हो उसको? वर्सेटाइल। सेम कार्बन के साथ है। कार्बन ने क्या बोला कि हम यहां भी मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे, जहां तहां मत पूछो कहां कहां मिलेंगे, है ना? तो इसी वजह से कार्बन का नेचर है वर्सेटाइल। लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी वर्सिटिलिटी या इतनी जो वैरायटी हमें कार्बन निकाल के दे रहा है, ये क्यों निकाल के दे रहा है? इतना मल्टी टैलेंटेड हमारा कार्बन कैसे है? तो उसके पीछे की रीजन को हम जानने वाले हैं। चलिए पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं। मैनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उन सभी में कार्बन है। मेरी बॉडी से लेके मैंने जो पहना है उसमें भी कार्बन है, आप जो खा रहे हो उसमें भी कार्बन है। अवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसकी हम बात कर भी चुके हैं। कार्बन कंपाउंड्स नोन टू केमिस्ट बी इन मिलियंस। यदि हम केमिस्ट्री में दवाइयों की बात करें, केमिस्ट के पास कभी आप जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसमें कार्बन नहीं है, तो बच्चा मैंने बताया ना, आप 99% ऐसी मेडिसिन देंगे, बल्कि और ज्यादा परसेंटेज बढ़ा लो, जिसमें कार्बन रहने ही वाला है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भैया इतना मल्टी टैलेंटेड कार्बन है क्यों? तो 4 रीजन है, बल्कि कहने के लिए वो 3 रीजन है, बट इजी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं 4 रीजन। क्या रीजन है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो रीजन है, कौन सा रीजन है? पहला, कार्बन का इतना बॉन्ड बनाने का या इतनी दोस्ती करने का, इतना मल्टी टैलेंटेड का पहला रीजन क्या होता है? पहला रीजन इसकी टेट्रावैलेंसी। लिख क्यों रहा हूं, है ना, स्लाइड में तो होगा ही। सबसे पहला रीजन होता है बच्चों टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब या टेट्रावैलेंट होने का मतलब क्या है? सुनो, जैसे कि आप वैलेंसी तो जान चुके हो, है ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है ना, हमने बड़ी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। जैसे कि आप हाइड्रोजन को देखते हो, किसको देखते हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है ना, और वो किस में होंगे? के वाली शेल में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब को यदि अपनी के शेल कंप्लीट करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक और चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अब वो चाहे शेयरिंग से मिले, लेकर मिले, वो छोड़ दो, पर एक इलेक्ट्रॉन इसके के वाली शेल को कंप्लीट करेगा। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये कैसा है? मोनोवैलेंट। या फिर ये भी कह सकता हूं कि हाइड्रोजन के पास मोनोवैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। मोनो का मतलब एक और वैलेंस का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, करेक्ट। फिर फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन को लिया। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। तो भाई साहब के पास के वाली शेल में होते हैं 2 और एल वाली शेल में होते हैं 6। अब यदि उसको अपनी एल वाली शेल कंप्लीट करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए। इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? डाइवैलेंट। या फिर क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं कि भाई साहब ऑक्सीजन के पास डाइवैलेंसी है, करेक्ट। वहीं नाइट्रोजन को देखो आप, एटॉमिक नंबर कितना है? 7। के पास कितने हैं? 2। एल के पास कितने हैं? सर एल के पास है 5। तो कितने चाहिए इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए? इसको चाहिए कहीं ना कहीं से 3। मुद्दा ये नहीं कि किस तरीके से आप 3 इलेक्ट्रॉन लाने वाले हो,
लेकर, देकर, शेयर करके। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि तुम कैसे हो? ट्राईवैलेंट, या तुम्हारी वैलेंसी कैसी है? ट्राईवैलेंसी। करेक्ट। ऐसे ही जब आप कार्बन को देखते हो तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके K वाली शेल में रहते हैं 2, वहीं L वाली शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई साहब यदि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही। दैट मींस वी कैन से इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, या इसकी वैलेंसी को आप क्या बोल सकते हो? टेट्रावैलेंसी। समझ रहे हो? अब दैट मींस जब भी कार्बन किसी के साथ दोस्ती करेगा तो भाई साहब उसके पास 4 हाथ हैं, जितनी वैलेंसी उतनी दोस्ती। सिंपल सा लॉजिक है। आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने वाले हो, मतलब ऐसे समझ लो कि ये 4 हाथ से दोस्ती कर सकता है, 4 अलग अलग डंडे बना सकता है। इसी वजह से बिल्कुल जो कार्बन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपका दोस्त है या कोई भी जनरली, आप चारों तरफ से यदि पैसे कमाओगे तो अमीर हो जाओगे। ऐसे ही जो कार्बन है ये चारों तरफ से दोस्ती कर सकता है। चारों तरफ से दोस्ती करेगा तो भाई साहब इसके दोस्त तो ज्यादा होंगे ही, इसी वजह से भाई साहब की दोस्ती बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। पहला रीजन तो ये है। क्लियर? क्या बोलेंगे हम इसकी? टेट्रावैलेंसी। ये लिखा हुआ है, देखिए, टेट्रावैलेंसी। ओके। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन होता है कार्बन का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन होता है। वो होता है कि जो कार्बन होता है ना बच्चों, ये भाई साहब के पास दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की इतनी गजब की क्षमता होती है। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बड़े गजब तरीके से जुड़ सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ठीक है। एक कार्बन भाई साहब दूसरे कार्बन भाई साहब के साथ गजब तरीके से जुड़ सकता है, खतरनाक बॉन्डिंग बना सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोल सकते हैं या बोलते ही हैं। याद ये रखना है कि जब कार्बन अपने ही कार्बन भाई साहब के साथ जुड़ने का प्रयास करता है तो वो जुड़ने के लिए हो सकता है एक नॉर्मल चेन बना ले। चेन का मतलब एक सीधी लाइन में। हो सकता है वो एक क्या बना ले? साइकिल बना ले। इसको हम लोग रिंग या साइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, हो सकता है वो एक सीधी चेन में बना ले, हो सकता है वो एक रिंग या साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। इंपॉर्टेंट ये नहीं है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन दोस्ती करने के चक्कर में अपने ही भाई कार्बन के साथ इतने खतरनाक तरीके से जुड़ जाता है कि जिस चक्कर में क्या होता है, उसकी दोस्ती बनना या उसकी दोस्ती को बढ़ाना बड़ा आसान होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, और ये चीज आपने याद भी रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स या फिर ब्रांचेस या फिर रिंग्स। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है बच्चों? कई बारी इस लॉन्ग चेन में ही एक और कार्बन यहां आ जाएगा और भाई साहब क्या करने लगेंगे और अपनी ब्रांच को बढ़ाने लगेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रांच बोल देते हैं। जैसे पेड़ पौधों में नहीं होता, मेन पेड़ पौधों जो आपका मेन पेड़ पौधा होता है उसमें साइड से ब्रांचेस निकलती हैं, सेम ऐसा ही है। ये समझ लीजिए एक पूरी की पूरी लॉन्ग चेन है, लेकिन यदि मान लीजिए मैंने इसमें एक और कार्बन को ऐड कर दिया तो इसकी एक ब्रांच आ गई। ठीक है, तो आप चेन में भी जा सकते हो, आप ब्रांच में भी जा सकते हो, आप रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्लियर? कार्बन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कैटिनेशन। याद रखना बच्चों, कार्बन जो है सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। पर ये क्यों करता है, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, कार्बन के बाद ना सिलिका भाई साहब हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। यानी कि कार्बन के बाद सिलिका एक ऐसा एलिमेंट है जो ये काम कर सकता है, पर फिर भी कार्बन ज्यादा क्यों कर पाता है? सुनिए, तो जो कार्बन का एटॉमिक साइज होता है, क्या बोला मैंने? एटॉमिक साइज, ये होता है छोटा। ठीक है, अब जैसे छोटा आदमी है, जब ये किसी के साथ दोस्ती करता है, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, इसको आप दिल पे मत लेना। मान लीजिए कोई छोटा व्यक्ति है, ये या जैसे हम और आप लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है कई बारी हम ना नॉर्मल हैं, भाई आप पैसा वैसा कमा रहे हो, आप दोस्ती वोस्ती कर रहे हो तो बहुत गहरे तरीके से निभाते हो। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है, साइज मतलब अमीर टाइप का आदमी, उसका थोड़ा बहुत पैसा लॉस हो गया या कोई काम नहीं कर पाया, तो वो क्या बोलेगा? अरे ठीक है, जाने दो ना यार, आगे बढ़ो, बड़ी और भी चीजें आगे इंपॉर्टेंट है। ये होता है ना जनरल। सेम ऐसा है कार्बन के साथ। अब कार्बन का साइज छोटा है, तो ये क्या करता है? छोटा साइज होने के कारण, छोटा न्यूक्लियर साइज होने के कारण ये अपने जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कार्बन क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ बांध के रखता है। जबकि कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी साइज बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल सिलिका, ये क्या करता है? बड़ी साइज होने की वजह से अपने उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाता। तो
छोटा कार्बन का एलिमेंट ज्यादा चेन बड़ी बना सकता है, ज्यादा कंपाउंडिंग कर सकता है, जबकि जो सिलिका है फॉर एग्जांपल इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है तो ये कैटिनेशन उतनी ज्यादा नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि हाई डिग्री ऑफ कैटिनेशन कार्बन में होती है, यानी कि कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। रीजन उसका जो न्यूक्लियर साइज है या जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है। सिंपल सी बात इतनी आपको याद रखनी है। तो 3 रीजन हो गए, पहला कार्बन की टेट्रावैलेंसी, दूसरा कार्बन के अंदर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और साथ में वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इस वजह से है क्योंकि भाई साहब कार्बन का साइज होता है छोटा 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 छोटा। क्लियर? चलो, और यदि मैं आपसे पूछूं जो कि एग्जाम में या ऑप्शनल में आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि आफ्टर कार्बन किसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो आपका आंसर हो सकता है सिलिका। ठीक है, चलिए। सो कार्बन exhibits the highest degree of catenation due to its small atomic size. This allows its nucleus to maintain a strong grip on shared electron pair. छोटा है तो बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, बड़े लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, पकड़ो पकड़ो नहीं पकड़ो छोड़ो यार आगे बढ़ो। ठीक है। In contrast, bonds formed by elements with larger atoms are significantly weaker. क्या ये बात आपको याद रखने में आसानी होगी? बिल्कुल आसानी होगी, कोई खास इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, चौथा रीजन क्या है? 3 रीजन मैंने बता दिए। चौथा रीजन ये है कि जो कार्बन है ना, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी है तो बच्चों ये बहुत ही इजीली सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब समझने की बात क्या है, सुनो, आपको ये चीज बड़े आसानी से मैंने बताई थी और आपको भी पता है अब तक कि जो कार्बन है इसके बाहर वाले शेल में, यानी कि के में तो 2 थे, एल का मतलब जो बाहर वाली शेल थी उसमें 4 थे, तो ये मैंने कौन सी वाली शेल बना दी? मान लो के वाली। कितने हो गए इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन है इसके पास ये एबिलिटी होती कि ये चाहे तो किसी दूसरे कार्बन के एलिमेंट के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ, जरूरी नहीं कार्बन, फॉर एग्जांपल अभी मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, बाई चांस मैंने एक कार्बन यहां बना दिया है ना, तो ये चाहता है कि मान लीजिए मुझे केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कर सकता है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, आपको मैं बता चुका हूं ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब तुमने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मैंने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका मतलब हमारे बीच में एक डंडी बन जाएगी और इस एक डंडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, एक तुम्हारा एक मेरा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब कार्बन की यदि इच्छा है तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा एक काम करो, हम अपने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कितने कितने? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। भाई दिक्कत क्या है, हमें शेयर ही करना है ना, हम 2-2 भी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी कर लो। तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 तुम्हारे इलेक्ट्रॉन 2 मेरे इलेक्ट्रॉन और टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता है प्रभु जी। ट्रिपल बॉन्ड बनाने का मतलब अरे वही बात ना कि एक कार्बन मेरा, एक कार्बन तुम्हारा, और इस कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, 3 इलेक्ट्रॉन मेरे। लो भैया हमने बना लिया, टोटल 4 थे ना बाहर वाली शेल में, ये 3 4 ये 3 ये 4, लेकिन 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो हमारे बीच में बन गया कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये डंडी मैंने क्यों दिखाई है? क्योंकि कार्बन के पास टोटल 4 हाथ है ना दोस्ती करने के लिए, तो एक हाथ तो उसने इस वाले कार्बन से मिला लिया, बाकी 3 हाथ फ्री हैं। यहाँ 2 हाथ तो हो गए यूज, बाकी 2 हाथ फ्री है। यहाँ 3 हाथ यूज हो गए, 1 हाथ फ्री है। करेक्ट? अब ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड चीज बताने वाला हूं जो आपको आगे भी काम आएगी। जब भी आप कार्बन को देखते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे बट फिर भी सुन लीजिए, जब आप कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड, या इसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बोलेंगे। मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब उसे आप सैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हैं। वहीं जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल का मतलब सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड। बट ऑल दो मैं अभी आपको इसमें उलझाने वाला नहीं हो ज्यादा, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स। बट फिर भी सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। इतना आप याद रखने वाले हैं, हाँ या ना? क्लियर? चलिए, तो ये रीजन है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर की। बच्चों अब आपको ना इस चैप्टर में 2 टर्म्स, 2 नहीं बल्कि एक ही टर्म मिलेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक खास चीज मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि वो चैप्टर में आगे आपको बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है,
फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है जब आप कंपाउंड्स को देखते हैं, किसी भी कंपाउंड्स को इस नेचर में, तो दो तरीके से कार्बनिक कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ कार्बन के लिए नहीं है, इन जनरल किसी भी चीज के लिए है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कार्बन से ही रिलेट करके बता रहा हूं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूरा नाम भी लिख देता हूं, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है ना, कभी आपसे एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए 2-3 नंबर के लिए तो आप लिख सकें। और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये दोनों में अंतर क्या, सुनिए, जितने भी कंपाउंड कार्बन वाले या इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, मैंने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। लिविंग का मतलब फॉर एग्जांपल आपने एनिमल देख लिया, या मान लीजिए आप प्लांट्स की बात करें, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एनिमल या प्लांट से, उसे आप क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। फॉर एग्जांपल शुगर ले लीजिए, शुगर। अब शुगर का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो क्या होता है, याद रखिएगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट का ही भाई है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11 + H2। ठीक है, इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में सुक्रालोज कहते हैं, बट आप अभी फिलहाल शुगर का फॉर्मूला ये याद रखने वाले। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है क्या इसमें कार्बन है, यस, इसका मतलब इसको आप कार्बनिक कंपाउंड की कैटेगरी में मान सकते हो। लेकिन क्योंकि ये शुगर हमें किससे मिलती है, गन्ने से, गन्ना मतलब प्लांट, हाँ या ना, प्लांट हो गया गन्ना, और उसी से आगे चल के आपकी शुगर बनती है, तो इसका मतलब ये जो शुगर है ये एक प्लांट बेस्ड आइटम है, इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्स से। कहां से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मिनरल्स से मिलेगा, जैसे कि मिनरल्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड कहां से मिलता है, समुद्र से, रॉक से, मिनरल्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इसे आप ऑर्गेनिक बोलोगे, नहीं, इसे आप क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक खास चीज जो आपको याद रखनी है वो सुनिए, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर देती है, और ये चीज आप अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से नोट भी करेंगे, याद भी रखेंगे। बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनमें एक कंडीशन होनी ही चाहिए। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी ऑल्सो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यदि एक सिंगल, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉर्मली जब आप इस कार्बन कंपाउंड की बात करते हो जैसे कि शुगर, तो बच्चों इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड होते हैं, इनकी चेन होती है, इसी वजह से इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल देते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल और क्लियरली बता देता हूं। कहां बनाया जाए, चलिए मैं यहीं बना देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं बेटा। एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा जिसे हम बोलते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड होती है ये सब, है ना, कार्बोनेट के फॉर्म वाले, ठीक है। अब ये जो H2CO3 है, नॉर्मली इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो ये क्या करता है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के 4 डंडे कंप्लीट, ऑक्सीजन के 2 डंडे कंप्लीट, एक इस तरफ, और हाइड्रोजन को तो एक ही डंडा चाहिए था। इसका मतलब ये सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। ऑक्सीजन 3 था, 1 2 3, और हाइड्रोजन 2 थे, 1 और 2, कार्बन 1 था। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने बनाया क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, बिकॉज कहीं भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, नहीं। करेक्ट, कार्बन ने किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने किसके साथ बनाया, सॉरी, हाइड्रोजन ने किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ। क्या कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े, नहीं ना। इसी वजह से आप इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते।
याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जो हमें एनिमल्स लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, बट साथ में ये कंडीशन जरूरी है कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड होना ही चाहिए मिनिमम। वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि रॉक सॉल्ट, मिनरल्स, नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि नमक। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी से आगे जुड़ी हुई बातें, जिसमें आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे, लॉन्ग चेन्स, रिंग, ब्रांचेस, इन सब की बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है, रिवाइज करना है और पढ़ाई को एंजॉय करना है। चलिए बच्चों, फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर टुडे।